नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज के मन में उतरते हैं जिनका नाम है अमृतलाल नागर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चलता था, उनकी सोच क्या थी और उनकी प्रेरणा कहाँ से आती थी। और ये सब हम जानेंगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के साथ हुई उनकी एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत के जरिए। जरा सोचिए, नागर जी की पहली कहानी का टाइटल ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। कब लौ कही लाठी खाए। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये उस दौर के दर्द, उस समय के संघर्ष की एक सीधी सीधी आवाज है। पहली ही कहानी से यह साफ हो गया था कि ये लेखक अपने समाज की नब्ज को कितनी गहराई से पकड़ता है। तो नागर जी की दुनिया को और करीब से समझने के लिए हम उनके जीवन और लेखन के इन 4 अहम पड़ावों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक लेखक के तौर पर नागर जी का उदय हुआ कैसे, उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, आइए समझते हैं। देखें, उनका लेखक बनना किसी बंद कमरे में नहीं हुआ। ये तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग में तपकर सामने आया। बात है 1928-29 की, जब उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार के वक्त हुए लाठीचार्ज को अपनी आंखों से देखा। उस एक घटना ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि वही उनकी पहली कहानी की वजह बन गया। लेकिन सवाल ये है कि लिखने की ये जो आग थी, ये लगी कहाँ से, प्रेरणा मिली कहाँ से? ये कई चीजों का एक संगम था। शुरुआत तो उन्होंने कविताओं से की थी, लेकिन फिर उन्होंने बंगाली लेखक शरत चंद्र को पढ़ा और उनकी कहानियों ने उन्हें गद्य यानी कहानी की दुनिया की ओर खींच लिया। वैसे उनकी पहली कोशिश एक कहानी थी जिसका नाम था अपशकुन, पर उनकी जो असली और दमदार आवाज थी ना, वो हमें उनकी पहली छपी हुई कहानी में ही सुनाई दे गई। और देखिए, ये जो शुरुआती तजुर्बे थे ना, ये सिर्फ कहानियों के पन्नों तक सिमटकर नहीं रह गए। बहुत जल्द ये एक लेखक के तौर पर उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एक अटूट हिस्सा बन गए। देखते हैं कैसे। असल में नागर जी का लेखन उनके अपने समय का एक आईना था। वो जो कुछ भी अपने चारों तरफ होता देखते थे, चाहे वो कोई राजनीतिक उथल-पुथल हो या कोई सामाजिक बदलाव, वो सब कुछ उनकी कहानियों में उतर आता था। और बात सिर्फ लिखने तक ही नहीं थी। वो अपने उसूलों पर इतने पक्के थे कि कई बार तो खुद को खतरे में भी डाल देते थे। ये जानकर और भी हैरानी होती है कि उनके पिता खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन इसके बावजूद नागर जी ने जोखिम उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हर लेखक किसी न किसी से प्रेरणा लेता है, किसी को अपना आदर्श मानता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नागर जी जैसे साहित्यिक महारथी के आदर्श कौन थे? और जब उनसे ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो बताता है कि उनकी जड़ें भारत की आध्यात्मिक और साहित्यिक परंपरा में कितनी गहरी थीं। उनकी प्रेरणाओं का जो मिश्रण था ना, वो कमाल का है। एक तरफ तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्ति कवि थे जिनकी रामचरितमानस का वो रोज शाम को पाठ करते थे, और दूसरी तरफ थे प्रेमचंद, गोरकी और टॉल्स्टॉय जैसे लेखक जो समाज की हकीकत को लिखते थे। इसी परंपरा और आधुनिकता के मेल ने उनके लेखन को एक अनोखी गहराई दी। वो हिंदी साहित्य के इन दिग्गजों का, खासकर तुलसीदास का, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उनके लिए तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत थे। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो नागर जी के लेखन को सबसे खास, सबसे अलग बनाती है। उनका लिखने का दर्शन, उनकी फिलॉसफी। उनका एक बहुत ही अनूठा नजरिया था। वो मानते थे कि प्राण यानी कि जो जीवन की शक्ति है वो तो सब में होती है, लेकिन मन वो एक साफ पानी की तरह है जो इस जीवन को संस्कार देता है, उसे दिशा दिखाता है। उनके हिसाब से मन के बिना प्राण दिशाहीन है। और उनका ये कहना कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं, इसी बात का सबूत है। ये एक लेखक की वो नज़र है जो सिर्फ सामने नहीं बल्कि हर तरफ, हर कोने में देख सकती है। यही नज़र उसे इंसान के मन की गहराइयों को समझने और फिर उसे कागज पर उतारने की ताकत देती है। तो असल में नागर जी के लिए लिखना कोई पेशा या काम नहीं था, वो तो जिंदगी ही थी। जैसे सांस लेना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही लिखना जरूरी था। उनका तो बस एक ही मकसद था, जब तक जिंदा रहूं, लिखता रहूं। तो ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि आखिर कहानियां सुनाने का असली मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ एक जिंदगी, एक समाज या एक अंतरात्मा को शब्दों में ढाल देना ही काफी है? शायद अमृतलाल नागर का पूरा जीवन और उनका साहित्य इसी एक सवाल का जवाब है। Like, share, and subscribe now and learn smart.